अंगिरा ऋषि की तपोभूमि अग्रवन आगरा अत्यंत प्राचीनतम इतिहास, गौरवमयी इतिहास रहा है। नदी के तट पर बसा ये आगरा, और इस आगरे में बादलगढ़ का दुर्ग जो हमारे स्वाभिमान का, हमारे उसका प्रतीक है। कालांतर में अगर हम इतिहास के पिछले प्रश्नों को खोल करके देखें, जहांगीर के काल में अमर सिंह राठौर जिन्होंने अपशब्द कहने के कारण बादशाह के इशारे को हरी दरबार में बंद कर दिया और इस बादलगढ़ के किले से अपने घोड़े के साथ उन्होंने छलांग लगा दी। औरंगजेब के कार्यकाल में महाराजा शिवाजी को धोखे से जयपुर के राजा जयसिंह वो यहाँ ले आए, और यहाँ आकर के छल से अंत में जब पकड़ा गया, उसके बाद उसको थूक भी दिया था कि आगरा किले की बात है। उसे जहाँ फुवारा का चौराया है, आज जहाँ कोतवाली है, उस समय भी कोतवाली हुआ करती थी, वहां पर उसी के नाम पर आज ये फुवारे का चौराया कहलाता है। हमारा इतिहास बढ़ा हुआ है कि प्रारंभ काल से ये आगरा के वासी स्वतंत्रता प्रेमी रहे हैं, स्वाभिमान के लिए लड़े हैं, मरे हैं, कटे हैं, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, रण को नहीं छोड़ा। भारत सरकार ये चाहती है कि ऐसे योद्धा, ऐसे क्रांतिवीर जिनका नाम ज्यादा उजागर नहीं हुआ इतिहास के पृष्ठों पर, और वो हमारे आसपास ही के रहने वाले थे, उनके कृतित्व को, उनकी वीरत्व को आज की पीढ़ी को बताया जाए, जिससे हमारी पीढ़ी में, आज की नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत हो। कार्यक्रम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन पर कार्यक्रम का शीर्षक है क्रांति तीर्थ। अगर वास्तव में सोचा जाए तो आज के समय में हमारे जो धार्मिक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, उनके साथ साथ अगर वास्तव में माना जाए तो आज वह हमारे लिए तीर्थ स्थल हैं। वो बिना किसी लालच के, बिना ये सोच करके कि हम को कुछ प्राप्त होगा देश की आजादी के बाद, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो आज हम इस आजादी की इस आजाद देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, वो सब उन्हीं की देन है। क्रांति तीर्थ बस में एक कुछ पंक्तियों से जोड़ दूंगा, ये प्रयास कर रहा हूं। कविवर श्याम नारायण पांडे हुए हैं जिन्होंने जौहर व्रत लिखा। जौहर दो दृश्य दे रहा हूं, एक सन्यासी है, फूल माला लिए हुए है, दीपक है, थाल सजा हुआ है, और राम नामी दुपट्टा पहन करके निकल रहा है। देखिए, पर चार कवि ने पूरा एक खंड का भी लिखा है, लेकिन मैं चार पंक्ति ऊपर की, चार पंक्ति लास्ट की बोल करके क्रांति पर से जोड़ दूंगा आपको कि ये आयोजन क्या है। थाल सजा कर किसी पूजने चले प्राप्त ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से क्या अपना पट आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप चलेगा, कहाँ चढ़ेंगे माला फूल। इधर न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। उस पर देखिए, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, जहाँ देश हित जो सुंदरियों ने जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ वीरों ने मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पद्धूल, वही हमारा दीप जलेगा, वही चढ़ेंगे माला। तो हम आज उन आगरा के क्रांतिवीरों को
दीप जला करके माल्यार्पण करके उनका नमन करने के लिए इस आयोजन को किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भारत सरकार का एक संदेश है, उसे मैं डॉक्टर तरुण जी हमारे बहुत ही साथी हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, डॉक्टर तरुण शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि उसका वाचन करते हैं। ये इतिहास की बात है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास को सामान्यतः राजा रानी की कहानियों तक हम सीमित रखते हैं, एक आम धारणा यही है, लेकिन इतिहास उससे कहीं आगे घटनाओं और दस्तावेजों का प्रमाणिक संग्रह भी है। इतिहास अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और श्रेष्ठ भविष्य के निर्माण में सहायक होता है। लेकिन वो श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण कब करेगा? जब हम उसकी वास्तविक स्थिति को जानते होंगे और उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सामान्यतः यहाँ विद्यार्थी भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इतिहास पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे हैं, एक भाव ये रहता है कि इतिहास एक बोर करने वाला विषय है, बोझिल विषय है, कठिन विषय है, कौन याद करेगा? वो कठिन क्यों है? कठिन नहीं है, हमारी तो जानकारी है उसमें पुरानी, तो कठिन और बोर क्यों है? लेकिन वो इसलिए है कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें हम नहीं है, उसमें हम अपने आप को नहीं पाते हैं। आप सब सुधीजन बैठे हैं, वही उपन्यास, वही पुस्तक, वही ग्रंथ, वही फिल्म, वही टीवी सीरियल ज्यादा लोकप्रिय होता है जिसके पात्रों से हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, उसमें अपनी कहानी पाते हैं कि हमारे जीवन के बारे में कुछ बताया। लेकिन हमारे इतिहास से हमें हटा दिया गया और हमारे विरोध को शामिल कर दिया गया। इतिहास से स्व का भाव हटा दिया। पहले अंग्रेजों ने इस काम को किया ताकि हमारे मन में हीन भावना भर जाए, और अंग्रेजों के जाने के बाद वामपंथियों और कांग्रेसियों ने ये किया। इस कारण से हमें और हमारे पीढ़ियों को इतिहास की सही जानकारी नहीं मिल सकी। जिन लोगों ने, जिन महानुभावों ने, जिन वीरों ने, जिन विद्वानों ने इस देश को गढ़ने का काम किया, उनके बारे में नहीं जान पाए। इतिहास की नकारात्मक जानकारी दी गई। अब समय बदलाव का है, हमारे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का समय है, तो इस समय इस बदलाव की दौर में इस विषय का भी बदलाव होना चाहिए, और उसी श्रृंखला के अंतर्गत यह क्रांति तीर्थ की योजना हमारे समक्ष आई। देश की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ गुने चुने लोग, कुछ गुने चुने परिवार ही किताबों में पढ़ाए गए लोगों को समझाए गए, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन का अर्पण कर दिया, अपने परिवार का अर्पण कर दिया, ऐसे कितने सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में परिवार है, स्थान है, जिनके बारे में हम नहीं जान पाए, हमारी पीढ़ियां नहीं जान पाई, उनको जान पाए। आगरा के क्रांतिकारी श्री गेंदालाल दीक्षित जी, मात्र 32 वर्षीय आयु में उनका देहांत हो गया। उनकी एक आवाज पर कितने बड़े बड़े काम हो जाते थे, कितने लोग उनको इतिहास में जानते। आगरा में हार्डी बम कांड हुआ, बेलनगंज सिकोनिया पर, बरौलिया बिल्डिंग पर। उसके लिए मैं आदर्श नंदन गुप्त जी और उनके परिवार का साधुवाद करता हूं कि उनके कारण हम उसको बहुत से लोग जान पाए, उनकी मेहनत के कारण, उनके सक्रियता के कारण, नहीं तो लोग कहां जान पा रहे थे उसको। अभी हमने पिछले हफ्ते आदरणीय राज बहादुर जी के नेतृत्व में जगनेर में जो कार्यक्रम किया, वहां कितने ऐसे क्रांतिकारियों के परिवारजन आए जिन्हें यही नहीं पता था कि हमारे परिजनों ने क्या किया। तो ऐसी पूरी योजना को, इन जगहों को तीर्थ के रूप में स्वीकार करते हुए और उन तीर्थों को नमन करने का जो कार्यक्रम आज यहाँ पर मौजूद है, स्थान स्थान पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज ये आगरा शहर और उसके आसपास के जो क्रांतिकारी अल्प ज्ञात रहे या अज्ञात रहे, उनके परिवारजनों को यहाँ सम्मान करके, उनको स्मरण करके हम श्रद्धांजलि भी देंगे, कृतज्ञता भी व्यक्त करेंगे। लेकिन ये केवल आज एक दिन का नहीं है, वो याद हमारे मन में हमेशा बसी रहे, इसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। आप सब ने इस बात को ध्यान से सुना और यहाँ पर आज उपस्थित हुए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये जो क्रांति तीर्थ है, उसी के दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तमाम क्रांतिकारी
केवल आगरा के ही नहीं, ये बहुत सराहनीय प्रयास है कि पूरे देश के स्तर पे वर्तमान सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जाने तो सही कि कैसे कैसे बलिदान दिया, किन किन लोगों ने दिया। और बाई चांस आज ये बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि इसका मतलब क्या है, ये सब क्यों कर रही है। बात चल रही थी, वो टीवी पे बहस देख रहा था राजदंड में, तो ये सब हमें क्या मतलब है, हमका मतलब क्यों नहीं है। बोले अगर हमने कहा अगर स्वतंत्रता संग्राम में जो जिन्होंने बलिदान दिया है, अगर उन्हीं की बात, स्वतंत्र इनकी वीर सावरकर की भी बात हुई, तो हमने कहा ये नई पीढ़ी को इसलिए बताया जाता है कि जिसे आने वाली पीढ़ी ये जाने समझे और मानसिक रूप से तैयार रहे कि देश कभी सुरक्षित नहीं हुआ करता है, देश को सुरक्षित रखना पड़ता है और रखने के लिए समय समय पे बलिदान भी देना पड़ता है। नहीं तो आगे आने वाले आक्रमणकारी आएंगे तो स्वतः अगर नई पीढ़ी को नहीं बताया जाएगा कि बलिदान का महत्व क्या है, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है, तो वो आक्रमणकारियों के सामने चाहे मानसिक हो चाहे युद्ध के तरीके से हो, सरेंडर कर देंगे। इसलिए क्रांति का इतिहास पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। उस बात से वो भी सहमत है। बहरहाल ये मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। इस क्रांति तीर्थ यात्रा के आप सहभागी बने और साक्षी बने। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। क्रांति तीर्थ श्रृंखला के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं नमन करती हूँ सावरकर जी की जयंती पर उनको शत नमन करती हूँ मेरी ओर से और आगरा वासियों की तरफ से उनके चरणों में सत नमन। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पद रहे ना रहे, लेकिन मेरे शरीर में जब तक एक भी रक्त कणिका है, मैं समाज की इसी प्रकार से सेवा करती रहूं। मुझे लगता है ये कार्यक्रम हमारे इसी प्रकार से हर साल होने भी चाहिए और बहुत सारे क्रांतिवीर जिन्होंने भारत देश के लिए कार्य किए, अपने प्राण न्यौछावर किए, वो कहीं ना कहीं खोए हुए थे। हमारे आगरा के क्रांतिवीरों को उजागर किया, उनके परिवारों से हमें मुखातिब कराया। क्यों ना हम शुरुआत करें इस बात की कि हम जो भी करें, मन में ये भावना होनी चाहिए कि देश हमको सब कुछ देता, हम भी तो कुछ देना सीखें। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ऐसी मन में संकल्प तो ले, ऐसी मन में भावना तो हो, लेकिन वो भावना आए कहां से? हम कितनी देर अपने बच्चों के पास बैठते हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, भाई हैं हमारे, सुबह से चले जाते हैं काम पर, लेकिन क्या हम लोग प्रयास करते हैं आज जो हमारे क्रांतिवीर जो चले गए, हमारे मन में अपनी यादें छोड़ गए, क्या हमारे बच्चे उनको जानते हैं? क्या हम जानते हैं स्वयं उनको? लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपने संस्कार, अपने भारतीय संस्कृति अपने बच्चों के बीच दें। जो संस्कार डालने हैं सर्वप्रथम माँ बाप को ही डालने हैं। इस बात का हमें ही ध्यान रखना होगा। आज हम अपने महापुरुषों के बारे में, क्रांतिवीरों को बारे में याद करते हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन असली सम्मान तब होगा जब हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ संस्कार छोड़कर जाएंगे। अभी हमने देखा ब्रज पब्लिक विद्यालय की जो बेटियों ने इतनी अच्छी रानी लक्ष्मीबाई का एक अच्छा नाटक यहाँ प्रस्तुत किया। अपनी बेटियों को बनाइए ना रानी लक्ष्मीबाई, बनाइए उनको, अपने भाइयों को बनाइए, क्रांतिवीर बनाइए और देश प्रेम उनके अंदर, उनके दिल में धड़कना चाहिए। टीनेजर्स बैठे हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, दोस्त कभी आएंगे कभी जाएंगे, समय के साथ परिवर्तित भी होते रहते हैं, लेकिन आपको अगर प्रेम करना है तो देश से प्रेम करिए, अपनी भारत माता से प्रेम करिए। मेरे मन में ये विचार आया था जब मुझे यहाँ के लिए इनवाइट किया गया, क्यों ना हम अपने आगरे के चारों कोनों पर क्रांतिवीरों की एक गाथा लिखें,
एक हिस्ट्रिकल कुछ चीज़ें वहाँ पर बोर्ड लगाए जाएं, उनकी मूर्तियाँ लगाई जाएं, ताकि जब हमारे यहाँ पर पर्यटक आए, क्योंकि हमारा आगरा ऐतिहासिक शहर है, जब यहाँ पर पर्यटक आए तो हमारे आगरा के क्रांतिवीरों के क्या इतिहास भी उनको सुनने में मिले, देखने में मिले, पढ़ने में मिले। बड़ा अच्छा संयोग है, यहाँ संस्कृति भी है, संस्कृति भवन में हम बैठे हैं और संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है, संस्कार भी है। जिन महापुरुषों की थाती को संभाल कर रखा है, ऐसे उनके वंशज वो भी यहाँ हैं। अभी आपने देखा नृत्य नाटिका महारानी लक्ष्मीबाई, और आज वीर सावरकर का जन्मदिन भी है। और आज तो समय थोड़ी देर के लिए ठिठक गया होगा सुबह, जब उसने दिल्ली की नई संसद में उच्च स्वर से मंत्रोच्चार सुना होगा। ऐसे अनेक संयोग आज हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द का प्रयोग सामान्यतः हम करते हैं जिनके बारे में नहीं पता, अनसंग हीरोज। लेकिन हम लोग रोज प्रातःकाल स्मरण करते हैं अनिर्दिष्टा वीरा आदि समर्पितोस्तरे भवन। ऐसे वीर जो अनिर्दिष्ट हैं, जिनका नाम पता नहीं है। लेकिन आनंद की बात यह है कि अब खोजी दल खोज रहा है और बहुत से वीर अनिर्दिष्ट नहीं रह गए। ये भी आज हमें यहाँ आकर ध्यान में आता है। क्रांति दिवस मान सकते हैं इसको, वीर सावरकर का जन्मदिन है। कई बार सोचने में आता है क्रांति शब्द का अर्थ क्या है। सामान्यतः क्रांति को हमने जोड़ दिया है अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई हुई उससे। क्रांति शब्द का अर्थ अगर आप कोश में देखेंगे तो वो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना, चलना, निरंतर चलना। ये स्थिति नहीं है। हम जब कहते हैं कि सतत क्रांति की आवश्यकता है, तो क्रांति तो अपने अर्थ में ही सतत है, निरंतर चलने वाली है, वो रुकती नहीं है कभी भी। चरैवेति प्रचलाम निरंतरम, इसीलिए भारत ने इसका उद्घोष किया है। ये जो निरंतर चलने वाली क्रांति है, इसका अर्थ क्या है? मुझे लगता है कि अपने मूल को संभालते हुए जो परिवर्तनशील है उसमें परिवर्तन करते चले जाना। मैंने फिर कहा ये स्थिति नहीं है, निरंतर चलना है। और निरंतर चलना माने प्रवाह, माने अपने आप की शुद्धि अपने आप करते चले जाना। प्रवाह जहाँ पर होगा वह अपने आप को अपने आप शुद्ध करता जाएगा। कई बार हम कहते हैं गंगा को शुद्ध करना है, यमुना को शुद्ध करना है, तो गंगा कुछ शुद्ध नहीं करना है। हम केवल उसमें गंदगी डालना बंद कर दें तो यमुना और गंगा का प्रवाह अपने आप को अपने आप शुद्ध कर देगा। यही क्रांति। एक बिंदु से दूसरी ओर जाना, निरंतर आगे बढ़ना, और ये सारी चीजें सबसे पहले हमारे विचार में आती हैं। और इसलिए क्रांति का संबंध विचार से है, वैचारिक क्रांति हम जिसे कहते हैं। और ये क्रांति इस देश में तो हमेशा से होती रही है। बुद्ध उन्होंने, महावीर उन्होंने, और उनके बाद आए न जाने कितने शंकर होंगे, रामानुज होंगे, न जाने कितने लोगों ने वैचारिक क्रांति की भूमिका तैयार की इस देश में। और उन्होंने जो भूमिका तैयार की वो भूमिका आज तक चली है। मैंने ध्यान में लाया आपके कि मूल को हमें पकड़ के रखना है। जो मूल को पकड़ता है वही मौलिक है। किसी ने पूछा गंगा कहाँ सबसे ज्यादा पवित्र है? बोले बनारस में, काशी में। क्यों? बोले एक बार वो उत्तर वाहिनी होती है, अपने मूल की ओर देखती है और उसके बाद आगे बढ़ जाती है। अपने मूल को देखना ही मौलिक रहना है। और उस ज्ञान से, जो ज्ञान हमें परंपरा से मिला है, जो हमारा मूल है, उससे छिटके बिना, इधर उधर हुए बिना, विचलित हुए बिना हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। जो नया नया है उसे स्वीकार करते रहें। अगर ऐसा होगा तो वास्तव में हम क्रांति शब्द को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। एक हमारे यहाँ परंपरा चली प्रस्थान त्रयी।
ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है और गीता है, 3 पर भाष्य लिखे जाते थे। और हम जानते हैं कि ये भाष्य केवल शंकर ने नहीं लिखे, रामानुज ने नहीं लिखे, उनके बहुत बाद और आज तक गांधी और तिलक तक ये परंपरा चली आई, विनोबा तक ये परंपरा चली आई। ये जो हमारे संघर्ष है निरंतर, प्राचीन काल में हो, मध्यकाल में हो या आधुनिक काल में हो, उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के हुई है, क्योंकि वो क्रांतिकारी विचार हैं अपने आप में, जो हमें निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा समर्थ होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे तब भी जो कुछ शंकर ने किया अपने समय, जिस प्रकार की स्थिति थी, चाणक्य ने किया, अभी उसको बहुत विस्तार देने का तो समय नहीं है। और मध्यकाल में भी हम कहते हैं ना कि सारे देश कितने मुस्लिम हो गए, मुस्लिम आक्रांताओं के कारण से भारत बचा रहा। क्यों बचा रहा? इसके कुछ न कुछ तो कारण रहे होंगे। हम कहते हैं भक्ति काल में लोगों ने यहीं आगरा में बैठ करके उन्होंने वो किया, भजन किया, ये किया आगरा के आसपास, लेकिन यहीं वृंदावन आगरा के बिल्कुल नाक के नीचे, अकबर की नाक के नीचे जिस आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया, जिस भक्ति आंदोलन को हम जानते हैं, उन्होंने ऐसे सशक्त लोग भी पैदा किए जिन्होंने कहा संतन को कहा सीकरी सो गाँव। कुंभनदास कहते हैं जिनको मुख देखत दुख लागे, सत्ताधीशों को इस प्रकार ललकारना, ये क्या संभव था उस समय, लेकिन उन्होंने ललकारा। एक उदाहरण देख करके आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में फिर डच आ गए, पुर्तगाली आ गए, फ्रांसीसी आ गए, और इन्होंने यहाँ अपने अपने कॉलोनीज बना ली। लेकिन जो आए सबसे बाद में अंग्रेज, उन्होंने लगभग भारत के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सबसे पहले वो आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अभी आपने सुना कि झांसी की कीमत 60,000 रुपया लगाई गई। मैं एक कोटेशन आपके सामने कोट करता हूँ। विलियम डार्लिंगपन कहते हैं, द ईस्ट इंडिया कंपनी द ओरिजिनल कॉर्पोरेट राइडर्स में, अपनी पुस्तक है उनकी, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट इंडियन वर्ड्स टू एंटर द इंग्लिश लैंग्वेज वाज द हिंदुस्तानी स्लैंग फॉर प्लंडर। ध्यान दीजिए, उसका अर्थ है लूट। अंग्रेजी में सबसे पहले जो उनके कोश में शब्द सम्मिलित हुआ इस ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण, वो शब्द था लूट। According to the Oxford Dictionary, English Dictionary, the word was rarely heard outside the plains of North India until the late 18th century, when it suddenly came a common term across Britain. यहाँ से वो लूट का माल जाता था। वो जो कहते हैं ना कि गंगा का पानी टेम्स में जाके निचोड़ दिया जाता था, और ये हिंदी का शब्द सबसे पहले उस इंग्लिश की डिक्शनरी में आया, और संपूर्ण ब्रिटेन में, जो केवल उत्तर भारत का शब्द था, वो सारे ब्रिटेन में वो फैल गया, उसका प्रचार हो गया। लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर अंग्रेजी शासन का तो कोई वो प्रभाव था। अभी आपने जो देखा होगा बहुत ध्यान से नाटक को, तो उसमें भी बहुत सारी बातें आपके ध्यान में आई होंगी। एक और विद्वान है क्रिस होल्ट, उनका एक और उदाहरण देता हूँ। द ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए अंग्रेज लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड हैव ए ट्रेडिशन ऑफ स्मगलिंग। पहले स्मगलर वही थे। व्यापार करने के लिए तो हमारे पूर्वज ने जाने कहाँ अरब कंट्रीज और कहाँ गए, पुरानी बात। और तब से लेकर के अभी 16वीं 17वीं शताब्दी तक एकदम निरंतर चलता रहा था। जिस सिल्क रूट पर आज चीन बना रहा है सड़क, इस रूट पर तो हमारे जाने व्यापारी कब गए। जिस समुद्र मार्ग से गए अरब, वो समुद्र मार्ग तो आज नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन वो व्यापार करने गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्मगलिंग की। बहुत स्पष्ट लिखते हैं वो, ट्रेडिशन ऑफ स्मगलिंग, पायरेसी, ट्रैफिकिंग, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रॉड। ये अंग्रेज चरित्र है जिसे आप कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा वो सभ्य है। प्राइवेटाइजिंग गवर्नमेंट फंक्शंस, प्राइवेट मिलिट्री एंड लूटिंग, बहुत शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं। ऑल एनेबल्ड बाई दिस फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर माने इंग्लैंड की जो शासन सत्ता थी उसकी हामी से, उनके अनुसार। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति थी। उदाहरण मेरे पास और भी है, और आपको ध्यान होगा कि 60,000 की बात करते हैं। बंगाल का सूखा जिसमें 1 करोड़ जान गई थी, उसके बारे में भी क्रिस होल्ट ने बड़े विस्तार से लिखा है कि किस प्रकार चोरी की। और अमेरिकन इतिहासकार मैथ्यू हाइड ने तो कहा, द ग्रेट बिग
बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स में कि 100 क्रूरतापूर्ण घटनाएं अगर विश्व में घटी हैं, 2011 में कह रहे हैं कि 100 की विश्व भर में अगर 100 सबसे ज्यादा क्रूरतापूर्ण घटनाओं का आकलन किया जाए तो उसमें बंगाल का सूखा ये चौथे नंबर पर आता है, 100 में से चौथे नंबर पर। अब आप देखिए, खुद देखिए, खुद समझिए कि क्या स्थिति थी। लॉर्ड क्लाइव का नाम सबने सुना है, बंगाल की सत्ता में उसका कितना दखल था ये भी सुना है। वो जब यहाँ से गया था उस समय तुलना कीजिए 60,000 से 2,34,000 पाउंड वो अपने साथ लेकर गया था। 2,34,000 रुपया नहीं, उस समय 2,34,000 पाउंड यहाँ से वो लेकर गया था। और बाकी जो इतने अत्याचार हुए और न जाने कितने जलियांवाला कांड हुए, तो इस सारी सहनशीलता की कोई तो होगी पराकाष्ठा। सुख क्या है और दुख क्या है, इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा उन्होंने की है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। जो अपने बस में, अपने नियंत्रण में है वो सुख है, और परवश ये दुख है। तुलसी ने भी लिखा है पराधीन सपने सुख नाही, वहाँ हालांकि प्रसंग कुछ और है। और इसीलिए सावरकर ने गीत लिखा। ये सब जानते हैं सावरकर केवल क्रांतिकारी नहीं थे, साहित्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, भाषाविद भी थे। हमारी महापौर बेटी हैं, मेयर के लिए महापौर ये शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ है। ऐसे उनके बहुत सारे शब्द हैं। तो उन्होंने कहा जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहम यशोयुताम वंदे यशोयुताम वंदे। और जो आप वंदे मातरम गीत गाते हैं तो हम ये दुर्गा दशक प्रहरण धारिणी गाते हैं, इसको सावरकर ने भी इसी प्रकार से व्यक्त किया है। तो सावरकर की इस प्रकार की एक छवि हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया और 1857 में अंग्रेजों ने जिसे सिपाही म्यूटिनी कहा था, सिपाहियों का गदर कहा था, उसे सबसे पहले वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और उन्होंने एक कहा था, एक पैम्फलेट उन्होंने अंग्रेजी में बांटा था इंग्लैंड में, उसका शीर्षक था ओ मर्डर्स, अरे शहीदों। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 10 मई 1857 को बड़े पैमाने पर शुरू हुआ यह युद्ध 10 मई 1908, ये 1908 में उन्होंने किया था। तो इसमें उन्होंने कहा था कि अभी समाप्त नहीं हुआ है ये युद्ध, तो न जाने अभी तब तक चलेगा जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। ऐसी अनेक बातें हमें इसमें ध्यान में लानी होंगी। भगत सिंह पर बड़ा प्रभाव था, भगत सिंह ने इसको स्वीकार भी किया है। भगत सिंह ने यह भी लिखा है कि जिस प्रकार की छवि बन गई सावरकर की, आज उनका जन्मदिन है, वो छवि ठीक नहीं है, वो छवि और भी अलग होनी चाहिए। वो हिंदुत्व की बात करते थे लेकिन उनका हिंदुत्व बड़ा विराट था। उन्हीं का एक कोट आपके सामने रख के बात खत्म करूंगा। वो कहते हैं जब कोई हिंदुत्वातीत होता है तब उसका हिंदुत्व अथाह हो जाता है। और भगवान शंकराचार्य की तरह वाराणसी मेदिनी कहकर समग्र भूमंडल में वह अपनी काशी का विस्तार देखने लगता है, अथवा तुकाराम के साथ वह गाने लगता है, ओ भाइयों आमुचा स्वदेश भुवनत्रया मध्यवास, मेरा स्वदेश समग्र पृथ्वी की चतुर्सीमा में व्याप्त है, वही मेरे देश की चतुर्सीमा है। ये वो है जिसे आप बार बार कहते हैं, भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। हिंदुत्व और उसका एक विस्तृत व्याख्या क्या हो सकती है जो विश्व गुरु की एक भूमिका रखेगी, वो ये है, इसी संस्कृति में, इसी में उनका विश्वास था, इसी विस्तार में विश्वास था, उपनिषद के इस मंत्र में विश्वास था, भूमा वही सुखम। क्रांति का एक अर्थ जल भी है। तो यहाँ हम बैठे हैं क्रांति तीर्थ पर। तीर्थ भी इसीलिए कहते हैं कि वहाँ जल होता है, जहाँ जल नहीं उसे तीर्थ नहीं कहते। इस तीर्थ के कुछ छींटे अगर हम अपने सिर पर डाल लें
और अपनी हथेली में भरकर थोड़ा सा आचमन कर लें तो हम पवित्र हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। साक्षी में उन अनिर्दिष्टा वीरों के वंशज बैठे हैं, वो साक्षी रहेंगे। सभी को प्रणाम। लेकिन ये ऐसी है, ये अपनी साहित्य के साधना में लगी हैं। भारत सरकार ने आपको अभी पद्मश्री से नवाजा है। हम चाहते हैं कि इससे भी और ऊपर लिखें सतत। अभी एक सत्य, क्योंकि मेरे पास तो आपकी पुस्तकें आती हैं, तो अभी एक नई पुस्तक और इनकी आई है। मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपना अध्यक्षीय उद्बोधन मात्र 5 मिनट में देने की कृपा करें। धन्यवाद। मुख्य वक्ता ललित बिहारी गोस्वामी जी, स्वागताध्यक्ष प्रोफेसर लवकुश मिश्रा, भाई राज बहादुर सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी आत्मीय स्वजन, सभी अपने हैं, अलग अलग कहाँ तक कहूँ। आज वीर सावरकर की जयंती है। यहाँ हम बलिदानी वीरों के परिजनों का सम्मान करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। सावरकर के बारे में कहूंगी कि वीर सावरकर, इन्हें दोहरे काले पानी की सजा हुई थी और जब वो कोठरी में बंद थे, वहां उनके पास कोई चीज नहीं थी लिखने की, तो कील से या कोयले से उन्होंने जेल की दीवारों पर कविताएं लिखी थी और उसके बाद उन्होंने उनको कंठस्थ किया और कंठस्थ करने के बाद जब वो बाहर निकले तो 10,000 पंक्तियां उन्होंने कागज पर लिखी थी। देखिए कितना बड़ा उनका हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये इतना बड़ा मतलब सौगात हमें देके गए। बस सावरकर के बारे में बहुत कुछ कहना था, लेकिन अब मैं सीधे आ रही हूँ हमारे कार्यक्रम में जो बलिदानी वीरों के परिजनों का स्वागत हुआ है उस बात पर। तो इस स्वागत बेला में हम सबके हृदय इतने भावपूर्ण हो गए हैं, इतने भावों से भर गए हैं कि ऐसा लग रहा है वंदे मातरम की ध्वनियां जमीन से लेकर आसमान तक गूंज रही हैं। क्यों? क्योंकि मातृभूमि के लिए इन वीरों ने अपना प्राण समर्पित किए थे। मातृभूमि के लिए जिए, मातृभूमि के लिए मरे। उनका अपना परिवार भी है, उनका घर बार भी है। ये सोचे बिना देश के लिए, राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने से बड़ी और कोई चीज नहीं होती। हमारे देश में हम केवल 2 लाइनें कहूंगी माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता की, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जावे जिस पथ वीर अनेक। एक फूल की अभिलाषा है, पुष्प की। वो ये नहीं चाहता कि सम्राटों के शव पर डाला जाए, वो नहीं चाहता है कि प्रेमी माला में पिंधे, वो नहीं चाहता है कि देवों के सिर पर चढ़े और अपने भाग्य पर इटलाए। वो केवल चाहता है कि उस माली उसको उस रास्ते पे डाल दे जहाँ पे वीरों की पंक्तियां जा रही हैं, वे वीर जो राष्ट्र मातृभूमि के लिए अपना शीश चढ़ाने जाते हैं। एक छोटी सी कविता है, वो शहीद की समाधि, मयंक जी की कविता है, चंद्रपाल सिंह यादव मयंक की। आप इसको देखिए, इसकी भावना से आप अपने आप को जोड़िए। शहीद की समाधि है, यहाँ सुमन बिखेर दो, कदम इधर को मोड़ दो, नजर इधर को फेर दो। जिया जो देश के लिए, मरा जो देश के लिए, लड़ा जो देश के लिए, गिरा जो देश के लिए। यहाँ अमर शहीद वह अनंत नींद सो रहा। यहाँ अमर शहीद वह अनंत नींद सो रहा, महान त्याग देशभक्ति वीरता पिरो रहा। यहाँ सभी समाधि पर
भरे हृदय से आ रहे, असीम भक्ति भाव से यहाँ सुमन चढ़ा रहे। तो यहाँ पर भी हम सब ने अपने भाव सुमन शहीदों को अर्पित किए हैं। अपने भावों को हमने उनके लिए दिया है। और उन शहीदों ने क्या पाया? नाम पाया, अमरत्व तो पाया, ये छोटी चीज नहीं है। भरी जवानी में जो शहीद हो गए, बर्फीली चोटियों पे कफन ओढ़ सो गए, जिनके देखे सपने आज भी अधूरे हैं, जिनकी फेहरिस्त के काम होने अभी पूरे हैं, उनके सपनों में हम रंग भरे चाव से, उनके सपनों में हम रंग भरे चाव से कामों को पूरा करें दायित्व भाव से, उनके बलिदान को नमन करें, मान दें। उनके बलिदान को नमन करें, मान दें, उनके परिजनों को दिल से सम्मान दें।